लाए? सभी लाए? जो नहीं लाए क्यों? लाए क्यों नहीं है? घर में क्या करते हो? सारी सभी लाए हो? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। आज का टॉपिक है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। हम पढ़ रहे हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, शासन के प्रकार। जिससे सबसे पहले हमने पढ़ा अधिनायकवादी शासन के बारे में, अधिनायक तंत्र या अधिनायकवाद या ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट क्या होती है, उसके फीचर्स पढ़े हमने, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, है ना। और आज है इसका बिल्कुल उल्टा रूप, ऑपोजिट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, है ना, जो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। प्रजातंत्र क्या होता है? डेमोक्रेसी, जिसमें लोग इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से अपने ऊपर खुद ही शासन कर रहे होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जनता जिसमें खुद ही शासन के कार्यों में भाग लेती है या शासन का संचालन करती है ना। अब खुद कैसे करेगी? डायरेक्ट तो नहीं करती है, लेकिन इनडायरेक्टली करती है। इनडायरेक्टली कैसे करती है? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। प्रतिनिधि मतलब जो जनता ने क्या किए हैं, इलेक्ट किए हैं, जिनको चुना है। तो मतलब चुना है तो एक प्रकार से वो जनता की मर्जी है ना। जनता जो चाह रही है तभी जनता ने उनको चुना है, और वो जो भी काम करते हैं वो एक प्रकार से जनता का ही काम होता है, जनता के लिए ही काम करते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल भी किसके लिए होते हैं? जनता के लिए होते हैं, है ना। और अगर वो प्रतिनिधि अपना काम सही से नहीं करते हैं तो जनता उनको बदल भी देती है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है आपने। आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे कि आज का जो युग है, मॉडर्न जो ईरा है, वो डेमोक्रेसी का है ना। प्रजातंत्र को विश्व के लगभग सभी देशों में अपनाया है। हालांकि जिन देशों ने साम्यवादी शासन प्रणाली को, कम्युनिस्ट सिस्टम को भी अडॉप्ट किया था, वहां पे भी उन्होंने क्या किया है, उसको छोड़ करके अब वो देश भी डेमोक्रेटिक बन रहे हैं या प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को वो स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि ये है ही सर्वोत्तम शासन प्रणाली। मतलब सभी शासन प्रणालियों में सबसे अच्छी शासन प्रणाली इसी को माना गया है, प्रजातंत्र। ये भी जिसमें क्या है, प्रजा वर्ड खुद ही आ रहा है, तंत्र का मतलब शासन, है ना। तो जिसमें प्रजा का शासन होता है। अधिनायकवादी शासन प्रणाली में क्या होता है? अधिनायक का शासन होता है, उसकी मर्जी चलती है, वो जो चाहता है वैसा होता है। लेकिन प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र, प्रजा का शासन, जिसमें प्रजा की चलेगी, है ना, प्रजा की सुनी जाएगी, प्रजा खुद दान करेगी। तो जाहिर सी बात है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा आप जो काम करोगे वो ज्यादा अच्छा है, या जो आप काम आप पर थोप दिया जाता है वो ज्यादा अच्छा होता है? जो आपकी मर्जी है, जो आप चाहते हैं, ना कि जो आप पर थोपा जाए। इंट्रोडक्शन लिख ली, फिर मीनिंग लिख लिया। मीनिंग में भी हेडिंग लिखो कि क्या क्या करना है हमें, समझ आपको है। इंट्रोडक्शन, फिर लिखो इसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का शाब्दिक अर्थ आपने लिखना है। एटिमोलॉजिकल, ETYMOLOGICAL, एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपने लिखना है। हिंदी में हेडिंग आएगी प्रजातंत्र का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है कि ये शब्द कहाँ से निकला है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो वो आप लिखेंगे कि जो प्रजातंत्र है वो हिंदी भाषा का शब्द है, जिसे अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा का डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलाकर के बना है, डिमोस प्लस क्रेटिया। वो डायग्राम बना करके अच्छे से दिखा लेना, है ना। ऊपर लिख दिया, सबसे पहले लिख दिया हिंदी में। कैसे बनाओगे? बनाओगे सबसे पहले हिंदी में लिख दिया लोकतंत्र, है ना, लोकतंत्र। फिर इसको लिख दिया ब्रैकेट में, लिख दिया डेमोक्रेसी। समझ में आ रहा है? फिर ये लिख लिया ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड। एक तरफ लिख दिया डिमोस और एक तरफ लिख दिया क्रेटिया। आप सीधा ये डायग्राम भी बनाओगे ना, लिखोगे नहीं तो भी चल पड़ेगा, है ना। ये नहीं लिखना हिंदी वाला शब्द है, यहाँ दिए गया, सीधा लिखा हेडिंग एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, बस यही बनाया। टाइम भी बचेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। डिमोस का मतलब क्या होता है? प्रजा या लोग, पीपल, है ना, हिंदी में लोग। और क्रेटिया का मतलब होता है शासन, गवर्नेंस, ठीक है, शासन। हिंदी में लोग और शासन।
अथॉरिटी है ना, प्रिवेलेंस की जो अथॉरिटी भी लिख सकते हैं। तो क्या बना फिर इसका अर्थ, अथॉरिटी ऑफ पीपल है ना, या लोगों का शासन, लोगों का शासन। और अच्छे से बना लिया। ठीक है, फिर लिखना है आपने इसका जनरल मीनिंग, साधारण अर्थ। साधारण अर्थ क्या है, ये तो शब्द का अर्थ निकला, इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है। अब आपके अनुसार प्रजातंत्र क्या है वो आपने लिखना है। क्या है, जनता के द्वारा प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली को कहा जाता है जिसमें शासन की सत्ता लोगों के हाथों में होती है। लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से या नहीं, लोग अप्रत्यक्ष रूप से, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से खुद ही शासन को चलाते हैं या शासन के कार्य में भाग लेते हैं। और एक ऐसी शासन प्रणाली जो जनता के लिए काम करती है ना, जनता के अनुसार काम करती है, जनता के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, जिसमें सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार और स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, जिसमें सभी लोगों के ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास की तरफ ध्यान दिया जाता है, ना कि किसी वर्ग विशेष की तरफ। ये आ गया इसका साधारण अर्थ, है ना। कितनी हेडिंग बन गई, 3। फिर अब आएंगे आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी अब आएंगे डेफिनेशंस। अभी विशेषताएं रहेंगी, प्रजातंत्र की विशेषताएं। वो एक प्रोफेसर डाइसी की है, प्रोफेसर सीले की है, या आप अब्राहम लिंकन की भी लिख सकते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, अंडरलाइन करना है। फिर लिखना है, क्या बोलते हैं वो, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो जिसमें लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन होता है ना। और प्रोफेसर सीले ने कहा है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर। याद करने के लिए और भी इजी है ना, एक लाइन की है। क्या कहते हैं सीले, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर। प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें हर एक व्यक्ति का हिस्सा होता है, भाग होता है, पार्टिसिपेशन होती है। 2 काफी हैं, एक अब्राहम लिंकन की लिखी, एक प्रोफेसर सीले की लिखी। अब नेक्स्ट हेडिंग आएगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की विशेषताएं। मुझे लगा कि किताब का सबसे इजी टॉपिक है ये दोनों, अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेसी का। सबसे पहले हेडिंग लिखाऊंगी अब मैं, जनता की प्रभुसत्ता, सॉवरेनिटी इन द हैंड ऑफ पीपल। प्रभुसत्ता किसके हाथों में होती है, जनता के हाथों में। प्रभुसत्ता मतलब डिसीजन लेने की सुप्रीम पावर किसके हाथों में है, जनता। मतलब जनता क्या चाहती है वही होगा, है ना, एक प्रकार से। उसके बाद जनता का शासन, रूल ऑफ द पीपल। किसका शासन होता है, जनता का शासन होता है। जनता का हित, हित को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, है ना। किसका हित मतलब किसके लिए काम किया जाता है, लोगों के लिए काम किया जाता है, लोगों के हितों की पूर्ति की जाती है, लोगों की डिमांड्स को फुलफिल किया जाता है। उसके बाद समानता, इक्वालिटी, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। समानता, क्या प्रजातंत्र जहां होगा वहां सभी लोगों को एक समान सुविधाएं प्राप्त होंगी, सभी लोगों को एक समान समझा जाएगा, है ना। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। शासन में भाग लेने का अधिकार, शासन में भाग लेने का अधिकार, प्रजातंत्र में प्रत्येक नागरिक को शासन में भाग लेने का अधिकार होता है। कैसे भाग लेते हैं आप शासन में, हाँ वेरी गुड, है ना, वोटिंग करके। अब सरकार मंत्री तो हम सब नहीं बन सकते ना, है ना, लेकिन उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो कंट्रीब्यूट हम कैसे करते हैं, बाय कास्टिंग आवर वोट। उसके बाद है स्वतंत्रता, लिबर्टी। कहने का मतलब ये है कि टॉपिक आप लोगों को ये आता है, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन आपकी और कॉलेज के बच्चों से अलग होनी चाहिए, है ना। डेमोक्रेसी का मतलब तो सबके लिए नहीं होगा, सबको आता होगा, लेकिन प्रेजेंट एग्जामिनर को भी पता होगा कि सबसे इजी क्वेश्चन है,
पेपर का, है ना, क्योंकि ये तो सभी बच्चों को आता है, तो वो ऐसा देखे कि सबको आता है, इजी क्वेश्चन है, तो मैं ज़्यादा नंबर नहीं दूंगा। ज़्यादा नंबर किसको देगा? जिसकी प्रेजेंटेशन अब अच्छी होगी, क्योंकि टॉपिक इजी है, लेकिन उसको क्या करना है आपने? प्रेजेंट अच्छे तरीके से करना है, थ्रू डायग्राम बना करके अच्छे से, तब आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। जितना इजी टॉपिक होगा उतने कम मार्क्स मिलते हैं, जितना टफ होगा किया होगा उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि टॉपिक क्या है, इतना मुश्किल है, फिर भी बच्चे ने अटेम्प्ट किया है तो मीन्स इसको आता है, ये चलिए है। उसके बाद कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून की नजर में डेमोक्रेसी जहां होगी वहां पर कानून की नजर में सभी व्यक्ति एक समान होंगे, सबको एक समान न्याय व्यवस्था मिलेगी। उसके बाद एक जैसा दंड करने पर सबको, चाहे वो कोई भी करेगा, मतलब क्राइम एक जैसा किया है तो सजा भी एक जैसी होगी। सरकार की आलोचना करने का अधिकार, राइट टू क्रिटिसाइज अ गवर्नमेंट, अगर आपको लग रहा है कि सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है तो आप उसकी आलोचना भी कर सकते हैं और उसको उनके पद से हटा भी सकते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, प्रजातंत्र में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं और मौलिक अधिकारों को सुरक्षित कौन करता है? हमारी ज्यूडिशरी। ऐसा नहीं कि सिर्फ दे दिए जाते हैं और बस हो गया, उनको सुरक्षित भी किया जाता है न्याय व्यवस्था के द्वारा। कैसे किया जाता है सुरक्षित न्याय व्यवस्था के द्वारा? इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, हनन होता है, उल्लंघन होता है, कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है, या कोई सरकार कर रही है, जैसे राइट टू एजुकेशन आपका राइट है लेकिन आपको क्या नहीं किया जा रहा है, या अधिकार इंप्लीमेंट करने नहीं किया जा रहा है, तो आप जुडिशरी की शरण में जा सकते हैं। फिर जुडिशरी क्या करेगी? अच्छा ये बताओ, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने आपके होता है, वायलेशन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा? या जा सकते हैं। कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 32। और अगर आपने हाई कोर्ट जाना है तब कौन सा आर्टिकल लगेगा? तब लगेगा 226। आर्टिकल का फर्क है। आप चाहें तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आप चाहें तो आप सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। आर्टिकल याद रखना इंपॉर्टेंट है ना, कि कौन से आर्टिकल के थ्रू आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और कौन से सुप्रीम कोर्ट। 226 और 32 याद रखना है। उसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में न्यायपालिका कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। किससे? कार्यपालिका और विधानपालिका के नियंत्रण से, है ना। 3 ऑर्गन है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तीनों अपने अपने कामों में क्या है? स्वतंत्र है। हालांकि चेक भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन स्वतंत्र भी है। वो चेक कब होगा? जब वो क्या करेंगे? अपने अधिकार का अतिक्रमण करेंगे, अपने अधिकार से बाहर जाकर के जब काम करेंगी। जैसे जुडिशियल रिव्यू की पावर जुडिशरी की है, वो उसको दी गई है ना। अब जुडिशियल रिव्यू की पावर से न्यायपालिका क्या कर सकती है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कामों में हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन कब करेगी? ऐसे नहीं कि हर कभी जब मन कर रहा है तब कर रही है। जब जुडिशरी को लगता है कि विधानपालिका या कार्यपालिका द्वारा बनाया गया कोई कानून लोगों के लिए सही नहीं है, या उन्होंने ऐसा कोई कानून बना दिया है जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संविधान में जिसका वर्णन नहीं है, तब जुडिशरी क्या कर सकती है? कार्यपालिका और विधानपालिका के ऐसे आदेश को रद्द कर देती है ना। कैसे आदेश को? जो कैसा होगा? अवैध होगा, संविधान के खिलाफ होगा, लोगों के हितों के खिलाफ होगा, उसको सबको नहीं कर सकती है, ठीक है। अदरवाइज अगर वो अपनी सीमा में रहते हुए तीनों अंग जो है अपनी सीमा में रहते हुए काम करें तो कोई किसी के कामों में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। वैसे ही न्यायपालिका के कामों में विधानपालिका या कार्यपालिका हस्तक्षेप करती है, जब जजों की नियुक्ति होती है तब उसमें थोड़ा बहुत रोल जो है वो हमारी एग्जीक्यूटिव का भी रहता है। उसके बाद है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों के बिना तो हम डेमोक्रेसी को इमेजिन भी नहीं कर सकते। लोकतंत्र का आधार जनमत होता है और जनमत को संगठित करते हैं राजनीतिक दल, लोगों को एक उसके अधीन लेकर के आते हैं राजनीतिक दल। उसके बाद को धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म और
सेक्युलरिज्म का मतलब पता है सबको। फिर है वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज ये क्या होता है? वयस्क मताधिकार है, तो वयस्क नाम से पता लग रहा है कि आप क्या हैं, अब वयस्क हैं। कब वयस्क हैं? कोई एज डिसाइड कर दी जाएगी। भारत में वो एज है 18 साल, तो मतलब आप 18 साल के होंगे तो आप वयस्क होंगे। वयस्क मताधिकार, वयस्कों का मताधिकार, 18 साल से ऊपर के लोगों का अधिकार। कौन सा अधिकार? वोट डालने का अधिकार। तो मीन्स वयस्क मताधिकार का मतलब है कि मत डालने के लिए एक आयु सीमा निर्धारित कर दी जाती है और उस आयु सीमा को पूरा करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मत डालने का अधिकार दिया जाता है। उसको कहते हैं वयस्क मताधिकार। अब वो एज जो है वो अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो सबके लिए होगी। फिर जैसे 21 होगी तो सबके लिए 21 होगी। 18 है, भारतवर्ष में 18 है मतदान की आयु, तो वो सबके लिए 18 है। ऐसा नहीं कि मेरे लिए 18 है आपके लिए 21 है, ऐसा तो नहीं है, सबके लिए 18 ही है। तो उसका मतलब हुआ एडल्ट फ्रेंचाइज वयस्क मताधिकार। तो अब ये जो आपने हेडिंग लिखी, अब मुझे बताओ जरा, आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं है ना, तो क्या इनमें से कोई एक हेडिंग ऐसी है जो आपको लग रहा है कि ये हम पर जो है इम्प्लीमेंट नहीं होती है, या हमें भारत में ऐसा कुछ नहीं है? लग रहा है ऐसा कुछ है? सारी चीजें हैं है ना। तो इससे क्या साबित होता है कि भारत क्या है? प्रजातांत्रिक देश है, क्योंकि प्रजातंत्र में जो जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो हमारे देश में भी है। उसके बाद लिखो मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के गुण। मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के गुण। तो ये कैसी है? अच्छी है। अभी हम मान के चले हैं कि प्रजातंत्र शासन प्रणाली सबसे अच्छी शासन प्रणाली। कैसे? इट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन मैन, सर्वसाधारण के हितों की रक्षा करता है। इट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन मैन, सर्वसाधारण के हितों की रक्षा करता है। इट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन मैन। समझे? आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करते हैं। उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन, जनमत पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन, जनमत पर आधारित है। इसका क्या मतलब हुआ कि शासन किसकी इच्छा अनुसार चलाया जाता है? जनता की इच्छा अनुसार, है ना। पब्लिक ओपिनियन मतलब जनता की ओपिनियन के अकॉर्डिंग, ना कि डिक्टेटर के या ऑथोरिटी जो अधिनायक है उसके अनुसार चलाया जाता है। उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। सेम फीचर की तरह ही है हेडिंग्स, है ना। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, समानता के सिद्धांत पर आधारित है। क्यों प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली अच्छी शासन प्रणाली है? क्योंकि इसमें समानता दी जाती है, समानता की बात की जाती है। समानता अच्छी चीज है, बुरी है? इक्वालिटी अच्छी है ना। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, यह स्वतंत्रता और बंधुता या भ्रातृत्व भाव पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। उसके बाद स्टेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, स्थायी तथा उत्तरदायी शासन। स्टेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, स्थायी और उत्तरदायी शासन। स्थायी शासन कैसे रहता है? इसमें स्टेबल, क्योंकि आप बोलेंगे कि स्थायी रहता है क्यों? क्योंकि जनता की इच्छा अनुसार चलाया जाएगा। जब जनता के अनुसार काम हो रहा है तो जनता क्यों बदलेगी सरकार को? शासन क्यों बदलेगी? जनता तो तब करेगी ना, बदलेगी, क्रांति लाएगी, विद्रोह करेगी जब जनता को लग रहा है कि उनके हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है, तब सरकार क्या हो जाएगी? अनस्टेबल हो जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? जनता के अनुसार काम किया जा रहा है तो सरकार अपना पूरा कार्यकाल करेगी, चाहे वो 5 है, चाहे 10 है, चाहे 4 है ना। तो स्थायी रहता है और रिस्पॉन्सिबल रहता है। लोग जो मंत्री हैं तो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल? सरकार किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है? लोगों के प्रति। मतलब उनको क्या करना पड़ता है? लोगों को विश्वास में लेना पड़ता है। उनको पता है कि जो भी काम करेंगे उसका जवाब उनको लोगों को देना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? आगामी जो चुनाव होंगे फिर जनता उनको सपोर्ट नहीं करेगी। उसके बाद लिखो स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट, दृढ़ तथा कुशल शासन व्यवस्था। स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट, दृढ़ तथा कुशल शासन व्यवस्था। तो शासकों को जनता का समर्थन प्राप्त होता है, जनता का सपोर्ट होता है
और जिस कारण जब उनको पता है, सरकार को पता है कि जनता उनके साथ है, जनता ने उन पर भरोसा जताया है, विश्वास जताया है, तो वो अब क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और जनता उनके साथ खड़ी होगी। उसके बाद है पीपल गेट पॉलिटिकल एजुकेशन, जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। पीपल गेट पॉलिटिकल एजुकेशन, प्रजातंत्र में नागरिकों को अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा कहीं ज्यादा पॉलिटिकल एजुकेशन मिलती है। कैसे मिलती है? दूसरी तरफ हमने न्यायवादी शासन प्रणाली में पढ़ा कोई राजनीतिक शिक्षा नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वहां तो लोगों की पार्टिसिपेशन ही नहीं होती है पॉलिटिक्स में, ना लोग बात करते हैं ना उनकी सुनते। जब उनकी सुनी नहीं जाएगी तो बात भी क्यों करेंगे? लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या है, जनता की सुनी जाती है, जनता के अनुसार काम किया जाता है, तो जनता की पॉलिटिक्स में क्या करती है, इंटरेस्ट दिखाती है ना। आपने देखा होगा चुनाव प्रचार के दौरान जब इलेक्शन होते हैं तो सब कितने एक्टिव हो जाते हैं, हर तरफ हर जगह वही बातें चली रही होती हैं। उसके बाद नो फियर ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांति का डर नहीं, क्रांति का डर नहीं। क्यों नहीं होता? बता दिया पहले, स्टेबल गवर्नमेंट में, है ना। इट बिल्ड्स नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करती है। इट बिल्ड्स नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करती है। नेक्स्ट, फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति के जीवन का पूर्ण विकास। फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति के जीवन का पूर्ण विकास। लिबरल गवर्नमेंट नहीं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ये आ गया है ना। इन टाइम ऑफ इमरजेंसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द बेस्ट, संकट काल के लिए उचित सरकार। अब मैं ये कहती हूँ प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली संकट काल के लिए अच्छी है। संकट काल के लिए कैसे अच्छी है? अब जो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है जिसमें एक व्यक्ति का शासन है, मानो वो योग्य है, इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर वो मर जाए फिर और देश पे एकदम से संकट आ गया है, मानो अटैक हो गया है और देश का लीडर ही मर गया, शासक मर गया, वो योग्य था, फिर उसके बाद कौन करेगा? एकदम से नहीं होगा ना। उसके जैसा योग्य कौन मिलेगा, कौन ढूंढेगा? क्योंकि उसने तो किसी को मौका ही नहीं दिया था, लोगों को अभी कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी, उसने तो सारी पावर अपने पास रख ली थी। अब वो है ही नहीं तो एकदम से कौन देश को बचाएगा? तो अधिनायकवादी सरकार में ये चीज क्या होती है, थोड़ी सी इसकी कमी है। लेकिन प्रजातंत्र शासन प्रणाली में ऐसा हो जाए, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया अधिनायकवादी शासन प्रणाली में, हिटलर और मुसोलिनी बड़े ताकतवर नेता थे अपने टाइम, जब वो थे तब इटली और जर्मनी ने अपना बड़ा विकास किया, पावरफुल देश थे वो। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनकी तरह कोई नहीं आया, है ना, मतलब वही थे, उनके बाद कोई नहीं। प्रजातंत्र शासन प्रणाली में अगर ऐसा हो जाए, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, तो जनता ने, और भी तो होते हैं मंत्री जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको चुना हुआ होता है, तो उनकी जगह वो क्या कर सकते हैं, पदभार ग्रहण कर सकते हैं, है ना। क्योंकि वहां पर क्या है, सभी लोगों को मौका दिया गया होता है और सभी लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन अपनी दिखा सकते हैं। लेकिन कंपनी गवर्नमेंट में एक ही है, उसके पास पावर है, उसके बाद उसने किसी और को मौका नहीं दिया है, जब वो नहीं रहता और देश पे संकट का आ गया है तो फिर कौन करेगा? तब तक तो देश क्या हो जाएगा, दूसरा आक्रमण करके लूट करके भी चला जाएगा, है ना। लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, एक मृत्यु हो जाए तो दूसरा सीनियर लीडर होगा वही आ जाएगा, सीनियर मिनिस्टर होगा वही क्या कर लेगा, एकदम से बॉम्ब अपने हाथ में संभाल लेगा। प्रधानमंत्री हो जाए तो राष्ट्रपति बैठा है, राष्ट्रपति हो तो प्रधानमंत्री बैठा है, प्रधानमंत्री नहीं है तो सीनियर मिनिस्टर बैठा होगा, अपोजिशन लीडर जो है वो सॉरी विपक्षी पार्टी का नेता वो बैठा हुआ है ना। बहुत से लोग होते हैं जो क्या कर सकते हैं, उस टाइम संकट काल के समय में डिसीजन ले सकते हैं और देश को बचा सकते हैं। लास्ट लिखो, बेस्ट अमंग ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सभी शासन प्रणालियों में उत्तम। सभी शासन प्रणालियों में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। बेस्ट अमंग ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑल फॉर्म्स FORMS, सभी प्रकार की शासन प्रणालियों में उत्तम सरकार। अब हमने पढ़ लिया कि ये क्या है, सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। अब हमने देखना है कि इसमें ये इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी हम क्या करें इमेजिन करते हैं, इसमें भी कमियां हैं, है ना, क्योंकि परफेक्ट तो है नहीं है, कुछ ना कुछ कमियां तो हैं। तो इसमें भी कुछ कमियां हैं, वो क्या क्या हैं
देखो डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के दोष सबसे पहले है इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इग्नोरेंट, इनकैपेबल एंड फूल्स। यह अज्ञानियों, अयोग्य तथा मूर्खों का शासन है। इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इग्नोरेंट, इनकैपेबल एंड फूल्स। अज्ञानियों, अयोग्य तथा मूर्खों का शासन। अब हमने जब इसकी अच्छी अच्छी बातें करनी थी तब तो हमने सारी अच्छी अच्छी बातें निकाली कि अच्छा है अच्छा है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसमें कैसे लोगों का शासन है, कौन से लोग शासन कर रहे होते हैं, जो अयोग्य होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, जो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। अब आप बताओ एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई क्या है क्वालिफिकेशन? सिर्फ एज है, एज ही है और उसके अलावा है कुछ नहीं है। इसके अलावा जब आपने कोई नौकरी पे जाना है तो क्या क्या करना पड़ता है? पढ़ाई, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। कॉलेज के प्रोफेसर लगना है आपने तो आपको पहले मास्टर्स करनी पड़ेगी, है ना। फिर आपको उस सब्जेक्ट में नेट सेट निकालना पड़ेगा, फिर नेट सेट आपने निकाल दिया, उसके बाद आपको कमीशन निकालना पड़ेगा रिटर्न, फिर वो निकाल दिया, फिर आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आप यहाँ पहुँचेंगे। कितना प्रोसेस है, कितने फिल्टर होके आप यहाँ पर आदमी जो है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है। फिल्टर है ना बीच में, वहाँ क्या है? सिर्फ एज लिमिटेड है। मतलब 25 साल के बाद जो है वो कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और जीत भी सकता है ना। सोचो तो फिर क्या हो? अयोग्य हो सकता है, मैं नहीं कह रही सारी अयोग्य, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए जब आपने क्या करना, पूरे देश को संभालना है। जब छोटे छोटे लेवल के लिए क्या है, इतने ज्यादा फिल्टर है तो देश के लिए क्यों नहीं है जब देश संभालना है। जस्ट एज जो है वो एक हमें उतना नहीं लग रहा है कि एक एज क्वालिफिकेशन है तो उससे काम चल पड़ेगा, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि कैसा है, कई बार ऐसे लोग भी चुनाव जीत जाते हैं जो कि अयोग्य नहीं होते हैं। आपने देखो कई लोगों का क्या है, कई केसेस चले हुए हैं, है ना। कई बार कोई क्रिमिनल केस चला हुआ है तब भी आदमी क्या कर लेता है, चुनाव जीत जाता है ना। तो जिसके ऊपर कुछ केस चला हुआ है वो क्या करेगा, भला करेगा, है ना। लेकिन वो तो इनकैपेबल है, लेकिन वो तो जीत गया है ना, और वो बैठेगा पार्लियामेंट में जाकर के। तो ये इसका दोष है। उसके बाद लिखो इट गिव्स इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटिटी रेदर देन टू क्वालिटी। गुणों के स्थान पर संख्या को अधिक महत्व। इट गिव्स इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटिटी रेदर देन टू क्वालिटी। गुणों के स्थान पर संख्या को ज्यादा महत्व। तो प्रजातंत्र में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? मेजॉरिटी से, है ना। बहुमत से लिए जाते हैं। बहुमत का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, मत मतलब ओपिनियन। तो जिस तरफ बहुत सारे लोगों का ओपिनियन हो, मतलब जिस तरफ बहुत ज्यादा लोग खड़े हो या जिस बात को बहुत ज्यादा लोग मानते हैं, है ना। संख्या चाहिए, गुण नहीं। अब जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया है कि 50 जो मूर्ख हैं वो एक बात कह रहे हैं, है ना, और 49 इंटेलिजेंट एक बात कह रहे हैं, और 49 इंटेलिजेंट एक बात कह रहे हैं। तो बात कौन सी इम्प्लीमेंट होगी? 49 वालों की या 50 वालों की? 50 वालों की। एक संख्या ज्यादा है मूर्खों की, तो डिसीजन किसका इम्प्लीमेंट होगा? जो मूर्ख कह रहे हैं, तो जो मतलब सही नहीं है ना। और एक का नंबर कम था, लेकिन इंटेलिजेंट जो लोग कह रहे थे और जो सही बात थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई क्योंकि उनके पास एक मत क्या आ गया, कम है ना। तो इसलिए इसकी क्या है, कमी है। गुणों की अपेक्षा संख्या को ज्यादा महत्व दिया जाता है ना। अब जरूरी थोड़ा ना कि भीड़ संख्या सही हो हमेशा, गलत भी हो सकती है ना। पूरी क्लास में सारी क्लास एक तरफ है, एक व्यक्ति जो है वो सही कह रहा है तो क्या हो जाएगा? अगर मैं भी वैसे ही मान के चलूं तो फिर क्या होगा? बोलो, आ रही है बात समझ में, है ना, कि गुण क्या हुए और संख्या क्या हुई। सॉरी, क्वांटिटी पे नहीं जाना है, क्वालिटी भी कहते हैं ना अक्सर। क्वांटिटी भी देखनी है, क्वालिटी देखनी है, संख्या नहीं देखनी है, गुण देखने हैं। तो वही इसका मतलब है ना। बाकी कल करते हैं, थोड़े से रहते हैं, फिर हम इनका कंपैरिजन करेंगे, अधिनायकवाद और लोकतंत्र का। अब आप देख लो कितना टाइम रहेगा? 5 मिनट है, निकालो फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी।
इसमें कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है ना। आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, राइट इट्स नेचर एंड स्कोप, एक ही है ना क्वेश्चन, एक ही है ना आपका, ये चला हुआ। तो कंक्लूजन लिखते हैं जब क्वेश्चन का आपका अंत हो रहा है, ये है ना, एक ही बार आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, ना ही यहाँ आएगा। अगर सिर्फ आपसे यही पूछा गया कि इससे क्या समझते हैं आप, तब आपने लिखना है, वो भी एक बड़े क्वेश्चन में लिखना है 10 नंबर में। पर 10 नंबर का क्वेश्चन इतना आएगा नहीं, इतना आएगा, वो आगे भी पूछा जाएगा। तो जब आगे भी पूछा गया है, जैसे इंट्रोडक्शन एक बार होगी, मीनिंग एक बार होगा, इसकी ये लिख ली डेफिनेशन, फिर नेचर लिखना है, ये लिखना है, ये नेचर लिख लिया, स्कोप भी पूछा है, फिर स्कोप भी लिख लिया, फिर लास्ट में किया, ठीक है, बीच बीच में नहीं, हर जगह नहीं लिख लिया। ये हेडिंग लिख ली है ना, बस ठीक है, फिर अलग से कुछ नहीं बना, मतलब इसमें सब कुछ आ रहा है ना। लेकिन जब आप अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं अलग से